आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की जो प्रथम पुस्तक है आरोह, उसके अंतर्गत फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम इनका व्यक्तित्व पढ़ते हैं जीवन परिचय के रूप में। फणीश्वरनाथ रेणु, जन्म 4 मार्च 1921, औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया, बिहार में। प्रमुख रचनाएं देखिए, मेला अंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये इनके उपन्यास है। ठुमरी, अगिनखोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप, ये इनके कहानी संग्रह है। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये इनके संस्मरण है। नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज है तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र है। निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम, कानून, नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। यानी इसमें ये बताया गया है कि ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, लेकिन उनमें से कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो उन नियमों और कानूनों से अलग होकर अपने तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला अंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला अंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में हो आता है, इसीलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्रोत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है, यानी आप किस प्रकार की भाषा है वो बोली के रूप में बोलते हो। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है, यानी ये जो कहानी है वो रेणु में जितनी विशेषताएं हैं उन सबको एक साथ प्रकट करती है। फिर है रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है, अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के
अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती है। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन के सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। अंचल विशेष का है। तो देखिए इस पाठ में क्या क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं। सर्वप्रथम देखिए इसमें ये बताया है कि यह रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी है, वो हमने पढ़ा। फिर है कहानी में बताया है कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ लोक कला तथा कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं, यानी पुरानी मान्यताओं की जगह जब नई मान्यताएं अपना स्थान घेर लेती है तो उस समय की जो लोक कला और कलाकार है उनका कोई महत्व नहीं रहता। फिर है राजा साहब के स्थान पर राजकुमार का आना पुरानी जमीनी व्यवस्था के स्थान पर सभ्यता के नाम पर नई व्यवस्था की स्थापना का द्योतक है। यानी मान लो पिताजी है और पिताजी के बाद उनका कारोबार उनके पुत्र ने संभाला, तो जरूरी नहीं है कि पिताजी जिन कर्मचारियों को रखते थे या जैसी व्यवस्था रखते थे वैसे ही उनके बेटे को पसंद हो, तो वो उसको बदल सकता है। तो पुरानी व्यवस्था पर नई व्यवस्था का ढालना या उसकी व्यवस्था करना, इस बात की ये कहानी जो है वो द्योतक है। पाठ का सारांश देखिए। सर्वप्रथम इसमें दिया है गांव में महामारी की, किस प्रकार गांव में महामारी फैलती है। फिर ढोलक की जो आवाज है वो पहलवान को किस तरह अपनी ओर लालायित करती है। पहलवान का बचपन किस प्रकार बीतता है। श्याम नगर में जो दंगल होता है वो कैसे होता है। लुट्टन की उसमें दृढ़ता क्या है। कुश्ती का आरंभ किस प्रकार होता है। राजा के दरबार में पहलवान के लिए क्या व्यवस्था है। दर्शनीय जीव कैसे हैं, या राज दरबार से उनका हटना कैसे हुआ। गांव में वापसी कैसे हुई। महामारी का प्रकोप कैसे बढ़ा। पहलवान की ढोलक क्या करती थी और पहलवान की जो है अंतिम यात्रा। यानी इन शीर्षक पर आधारित ही ये कहानी है। संपूर्ण कहानी में इन बातों को ही समझाया गया है। अब हम पढ़ते हैं कहानी। जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर-थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य अंधेरा और निस्तब्ध था। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता हो तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। शियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य ही भंग कर देती थी जो मौन है।
गांव की झोपड़ियों से कराहने और के करने की आवाज हरे राम हे राम भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के पूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को जब मिलकर रोते थे, रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चटदा चटदा गिड़दा, यानी आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति की तरह भरती रहती। लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं। ऑल इंडिया मतलब संपूर्ण भारत के लोग जो है वो लुट्टन पहलवान को जानते हैं, किंतु उसके ऑल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। फिर क्या हुआ देखिए, एक बार वह दंगल देखने शामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसके बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब के पहले पहल शामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही जवानी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। शामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा, पर वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देखकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर आओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे हुकुम और सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, दे हमें गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं कि सरकार तुम्हें इतना समझा रहे हैं तो तुम समझते क्यों नहीं हो। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुकुम। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। भीड़ अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे,
पंजाबी पहलवानों की जमानत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटदा गिड़धा चटदा गिड़धा, भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चटदा गिड़दा चटदा गिड़दा, चट गिड़दा, यानी मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहुनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वहां अपनी शक्ति और दाव पेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धीना तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। फिर देखिए क्या हुआ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा, यानी उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीना धिक धीना, अर्थात चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा था। धागिड़ गिड़, यानी वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता ये स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि हो जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजय लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यहाँ अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति, जो यश होता है, वो दूर दूर तक फैल गया। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी
कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का जो भ्रम है वो दूर किया। फिर देखिए, उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता है, हाँ हूँ। सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चूहल करने की सूझती, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूंस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घुसता या घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता था तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह में अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर बेटे निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के बाहवी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार में ही होता था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है समझे। यानी उनके जो पिता है उनको बताते कि मेरा जो गुरु है वो कोई और नहीं है, मेरा गुरु ये ढोलक है। तो इस ढोलक की जो आवाज है उसको तुम सही ढंग से समझो। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे, ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। फिर देखिए, किंतु उसकी जो शिक्षा दीक्षा है वो क्या है। सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, यानी जो उनका लालन पोषण करते थे वो स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटा घाट में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन वे सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। मतलब राजकुमार ने सोच लिया कि इनको राज दरबार से अलग करना ही है। फिर देखिए, उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया।
और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांधी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेंच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहता, सिखाता रहता। लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रहती, क्योंकि अब राज दरबार में तो उनको रखा जाता नहीं था। फिर है अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सुना हो जाता था। घर के घर जो थे वो खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते, फूंकते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स बंधाते, क्योंकि महामारी फैल चुकी थी और नित्य प्रति लोग जो है वो मर रहे थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रखे कब तक रोओगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि बातें होती रहती। फिर देखिए, किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती रहती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती, मृत्यु से भी डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, यानी उनकी भी मृत्यु हो गई, ऐसा ही वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोलक पिटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर, मारो बहादुर। फिर देखिए, प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी झांगिया पहन रखी थी। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी हो गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। यानी इस व्यक्ति ने अपने दोनों पुत्र को खो दिया, फिर भी इसकी हिम्मत देखो कि जो काम ये प्रतिदिन करता है वह काम यह आज भी कर रहा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर
किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। यानी जब रात को पहलवान की ढोलक सुनाई नहीं दी तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने सुबह जाकर देखा कि क्या हुआ, तो वहां पर जो पहलवान का शरीर था वो चित पड़ा था, यानी वो लाश में तब्दील हो गया था। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना वह आगे बोल नहीं सका। यानी जब पहलवान के जो शिष्य थे उन्होंने जब पहलवान को मृत देखा तो एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे पेट के बल सुलाना और ढोलक बजा देना। ये कहते कहते उन शिष्यों का जो गला है वो अवरुद्ध हो गया और वे आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। इस प्रकार फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी सरल सहज भाषा में पहलवान की ढोलक पाठ लिखा है और ये जो कहानी है ये अत्यंत ही रोचक कहानी है जिसका आज हमने अध्ययन किया है। पाठ सार मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। गांव में महामारी, ढोलक की आवाज, पहलवान का बचपन, श्यामनगर में दंगल, लुट्टन की दृढ़ता, कुश्ती का आरंभ होना, राजा के दरबार में, दर्शनीय जीव, राज दरबार से हटना, गांव वापसी, महामारी का प्रकोप, पहलवान की ढोलक और पहलवान की अंतिम यात्रा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.